अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन से क्या मुराद है ये देखेंगे। ट्रांसलेशन में कौन कौन से एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं, इसके 3 स्टेप्स इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन कौन से हैं, और इसकी इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी हैं। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मगर हम ट्राई करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने की। तो ट्रांसलेशन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टॉपिक का नाम है हमारे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा करना, लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसलेशन का मतलब है मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस या कोड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड्स जोड़कर, एमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस। इसे ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए बनता है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो कि कोड मैसेज होता है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। उस कोड इन्फॉर्मेशन को एमाइनो एसिड सीक्वेंस की शक्ल में कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी हमने कोड इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर ली है एमाइनो एसिड्स को जोड़कर, इसलिए इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में डिफरेंसेस हैं। मैं आपको चंद डिफरेंसेस गिनवाऊंगा यहाँ पे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन है इसमें डिफरेंसेस हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर ये एक सिंक्रोनस प्रोसेस है, ये एक सिंक्रोनस प्रोसेस है। ये विदाउट इंटरवल, विदाउट स्टॉपेज, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रही है और ट्रांसलेशन आके साइटोप्लाज्म में। तो ये एक सिंक्रोनस प्रोसेस है, जबकि यूकैरियोट्स में ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, एसिंक्रोनस मीन्स यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर इसकी मॉडिफिकेशन होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। फिर इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसमें कैप और टेल, और फिर इसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, वहाँ पर इससे प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है। सो दिस इज़ एन एसिंक्रोनस प्रोसेस। ये सेम टाइम पे नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये सेम टाइम पे होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा डिफरेंस जो हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। या एस से मुराद स्वेडबर्ग है, 1S = 10⁻13 सेकंड्स। ठीक है जी। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन एक फास्ट प्रोसेस है, सिंपल है और फास्ट है। इनके अंदर ये स्लो प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी मैक्सिमम एज 2 मिनट्स हो सकती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी एज अप टू डेज हो सकती है। तो ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट हैं। इनके अंदर 3 इनिशिएशन फैक्टर्स, एंजाइम्स जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में 3 हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वो 9 हैं। इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर रिलीजिंग फैक्टर, जहाँ पे ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2, ये 2 एंजाइम्स हैं। यूकैरियोट्स में ये ERF, एक ही ये रिलीजिंग फैक्टर होता है, एक एंजाइम होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स आते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स आते हैं, UAA, UAG, UGA, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। तो इनके अंदर रिलीजिंग फैक्टर 1 है और इनके अंदर 2 होते हैं, 2 डिफरेंट होते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस। हमारी बुक में ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन को डिस्कस किया गया है, तो हम उस हवाले से देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर ट्रांसलेशन कैसे होती है, इस टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। प्रोकैरियोट्स, हमें मालूम है द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होती है? हमें मालूम है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। जो इनका क्रोमोसोमल डीएनए है वो सेल के सेंटर में पड़ा होता है, तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हुई है, मैसेंजर आरएनए बना है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन यानी कैप और टेल ऐड नहीं की गई। उस मैसेंजर आरएनए को अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस कब शुरू होता है? जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होता है। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है? हमें मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।
राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तब ये दोनों मिलते हैं, और आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस ये फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं। यानी स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर नेवर टुगेदर ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तब ये जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस तब शुरू होगा जब एक मैसेंजर आरएनए का धागा जो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ रन करता है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम बनाती हैं, और दिस थ्रेड इज़ द मैसेंजर आरएनए, दिस इज़ द राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू होता है। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे एक 5 प्राइम UTR अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, इसको लीडर सीक्वेंस भी कहते हैं। लीडर सीक्वेंस, ये लीडर सीक्वेंस या 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन वो होता है जो कोडिंग जीन से प्रीसीड कर रहा होता है, उससे पहले मौजूद होता है, और इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, इसको लीडर सीक्वेंस कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए को एक दूसरे के साथ अटैच करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसका रोल क्या है। स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र आरएनए नाम से जाहिर है ये क्या करता है, ये एमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स की सरफेस पर ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली ट्रांसफ़र आरएनए एटलीस्ट 20 डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसफ़र आरएनए हर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 20 वो एमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। तो हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफ़र आरएनए ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र आरएनए को एमाइनो एसिड के साथ जोड़ना, यानी हर एमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए, तो जब ये जुड़ते हैं तो इनको जोड़ता है एक एक्टिवेटिंग एंजाइम। यहाँ पे टर्म क्या यूज़ हुई है, एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम इज़ दैट एंजाइम विच बाइंड्स एमाइनो एसिड्स विद दियर रिस्पेक्टिव, उनका जो मुतलका ट्रांसफ़र आरएनए है उसके साथ जो बाइंड करते हैं, एक्टिवेटिंग एंजाइम। इसका दूसरा नाम है एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस। एक्टिवेटिंग एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस। दिस इज़ दैट एंजाइम विच adds or attaches a specific transfer RNA with its respective amino acid। हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर भी एक ट्रिपलेट कोड होता है। जैसे मैसेंजर आरएनए के ट्रिपलेट कोड को हम जेनेटिक कोड या कोडान कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए उसके कम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट कोड रखता है, यानी मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री, उसके अकॉर्डिंग। हमें मालूम है कि AT और GC की बॉन्डिंग होती है, तो ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए की कम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट कोड है, जो मैसेंजर आरएनए की कम्प्लीमेंट्री होता है, इसको एंटीकोडान कहते हैं, और हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग एंटीकोडान है। इसीलिए मैंने कहा कि 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड हैं, सो एटलीस्ट 20 डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए हर किस्म के सेल में प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जी ट्रांसफ़र आरएनए को। दिस इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए में OH प्रेजेंट है। अब हमें मालूम है कि एमाइनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड, और बाकी वो उधर जुड़ा होता है मेन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ट्रिप्टोफन। तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, ये H और OH मिल के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये है ट्रांसफ़र आरएनए, और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ OC डबल बॉन्ड O, और इधर एमाइनो एसिड में A लिख देता हूँ, एमाइनो एसिड जुड़ के। इस फंक्शनल ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, ACYL, एसाइल ग्रुप। तो इसको हम बोलेंगे, एमाइनो एसिड है, ये एसाइल ग्रुप है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए, इसको बोलेंगे एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए। और जो एंजाइम ये इनको आपस में जोड़ता है उसको एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस कहा जाता है, एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस, जिसको एक्टिवेटिंग एंजाइम भी हमने कहा है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज़ इनिशिएशन, सेकंड वन इज़ इलांगेशन, थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन, ओके। इनिशिएशन जो है इसके लिए एंजाइम होते हैं जिनको इनिशिएशन फैक्टर्स कहा जाता है। दरअसल स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इनिशिएशन स्टेप में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के ज़रा समझ लीजिए। याद रहे हम ये बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, हम ये बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। ये है मैसेंजर आरएनए का थ्रेड, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड। ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो या ट्रांसलेशन हो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसके साथ सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा। इज़ इट क्लियर? ये काम कौन करेगा? ये एंजाइम्स होंगे जिनको हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स वो ये काम करेंगे। दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज मैसेंजर आरएनए, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब स्टूडेंट्स ये कहाँ पे अटैच होता है? यानी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये जो फर्स्ट कोड होता है, फर्स्ट ट्रिपलेट कोड होता है, एक वक्त में एक ही जेनेटिक कोड एक्सपोज्ड होता है, एक ही ट्रिपलेट कोड एक्सपोज्ड होता है, एक ही कोडान एक्सपोज्ड होता है। तो ये फर्स्ट कोड होता है जो कि AUG होता है, वहाँ पे ये अटैच होता है। अब यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं। अब यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ। 3 साइट्स होती हैं। एक होती है P साइट जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडाइल साइट। इसको पेप्टाइडाइल साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बांड बनता है, एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बांड होता है उसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। वो यहाँ पे सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको पेप्टाइडाइल साइट। इससे राइट साइड पे A साइट होती है, A फॉर एमाइनो एसाइल साइट। ये ज़रा समझ लीजिए, पहला ट्रांसफ़र आरएनए अटैच हो गया आकर मैसेंजर आरएनए के साथ। अब दूसरा जो है वो A साइट पे। आपने याद रखना है ये MCQ, फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए या फर्स्ट एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए अटैचेज एट P साइट। इसके बाद जितने भी आएंगे वो A साइट पे, पहले वो A साइट पे, फिर वो मूव करके P साइट पे आएंगे। और इसके साथ एक तीसरी साइट होती है जिसको E साइट कहते हैं, E फॉर एग्जिट साइट। यहाँ से खाली जो ट्रांसफ़र आरएनए वो एग्जिट कर जाएगा। असल में एक ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ एक फ़र्ज़ करें दिस इज़ द फर्स्ट मीथियोनिन, फर्स्ट अमाइनो एसिड, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये अटैच है, ये यहाँ पे P साइड पे आके अटैच होता है। एक दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए जो A साइड पे आके अटैच होगा, इसके बाद वाला फ़र्ज़ करें वो ट्रिप्टोफन है, वो आके अटैच होगा। जब वो अटैच होगा तो A वाला P साइड पे आएगा और P वाला E साइड पे आएगा। E साइड पे आके ये क्या करेगा? ये अपने साथ अमाइनो एसिड को डिटैच कर देगा। मैं आपको ज़रूर से समझाता हूँ। दिस इज़ मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, A साइट, P साइट और E साइट। स्टूडेंट्स जब पहले से मौजूद ट्रांसफ़र आरएनए E साइट पे मुंतकिल होगा तो वो अपने साथ जो वो लाया था एमाइनो एसिड, वो फ़र्ज़ करें वो मीथियोनिन था, वो अलग कर देगा और वो नेक्स्ट के साथ बांड बना लेगा। फ़र्ज़ करें नेक्स्ट था ट्रिप्टोफन, और A के साथ अगला आके अटैच होगा, उसका नाम होगा, उसका नाम क्या होगा? वो A साइड पे अटैच होगा, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो ल्यूसीन है, ठीक है, वो यहाँ पे आके अटैच होगा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर दूँ। ये जो फर्स्ट एमाइनो एसिड है इसका नाम है मीथियोनिन। हर मैसेंजर आरएनए में जो फर्स्ट कोडान होता है वो AUG होता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडान, इनिशिएशन कोडान। यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में। इनिशिएशन कोडान, स्टार्ट कोडान AUG ही होता है, और AUG मीथियोनिन के लिए कोड करता है। यानी हर प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, वो फंक्शनल प्रोटीन हो, उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड मीथियोनिन होगा। कुछ प्रोटीन्स में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान मीथियोनिन हटा दिया जाता है। कुछ ऐसी प्रोटीन ज़रूर हैं
जिनका पहला अमाइनो एसिड मीथियोनिन नहीं होता। मीथियोनिन को हटा दिया जाता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान। वैसे जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ईच प्रोटीन का फर्स्ट अमाइनो एसिड मीथियोनिन ही होता है। स्टूडेंट्स, एक तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट जो कोड है वो AUG होता है हमेशा, जो कोड करता है मीथियोनिन के लिए। लेकिन मीथियोनिन के अंदर थोड़ी सी चेंज पैदा की जाती है। लिखा हुआ है हमारी बुक में एन फार्माइल मीथियोनिन। अब ये मैं ज़रा आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है जिसका नाम हर प्रोटीन में मीथियोनिन है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज पैदा की जाती है। ये अमाइनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इसका एमाइनो ग्रुप है, राइट, और इधर अल्काइल ग्रुप और इधर H ग्रुप। ये जो इसका एमाइनो ग्रुप है, यहाँ से एक H रिमूव करके यहाँ पे फार्माइल ग्रुप अटैच किया जाता है, इसको बोल रहे हैं एन फार्माइल। असल में हर अमाइनो एसिड के दो एंड्स हैं, ये N और ये C, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। N टर्मिनल के ऊपर ये फार्माइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, केमिस्ट्री में इस बॉन्ड को फार्माइल ग्रुप कहते हैं। चूँकि ये N पे जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे N फार्माइल मीथियोनिन, इसको हम यूँ भी डिनोट करते हैं NFMET, N फार्माइल मीथियोनिन। यानी ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसमें थोड़ी सी प्रोकैरियोट्स के अंदर चेंज पैदा की गई है, N फार्माइल मीथियोनिन बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्मॉलर सब यूनिट, मैसेंजर RNA और फर्स्ट ट्रांसफर RNA विच अटैचेज एट द पी साइट, इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब शुरू होगा दूसरा स्टेप जिसका नाम है इलांगेशन। स्टूडेंट्स, इलांगेशन में जो सबसे पहला काम होगा वो होगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा आकर, ये स्मॉलर सब यूनिट था और अब लार्जर सब यूनिट आके अटैच हुआ, अब लार्जर सब यूनिट अटैच हुआ। स्टूडेंट्स, ये लार्जर सब यूनिट क्या करता है? ये कैटालिस्ट का काम करता है। ये ए साइट पे नए ये ए साइट के ऊपर नए ट्रांसफर आने को ला के अटैच करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करवाता है। ये इलांगेशन ये करता है, यानी इस तरीके से नए जो ट्रांसफर आरने हैं वो आके अटैच हो रहे हैं, ट्रांसफर आरनेस अटैच हो रहे हैं और अपने साथ जुड़े हुए एमाइनो एसिड्स को मुंतकिल करते जाए। तो एमाइनो एसिड्स दरमियान एक बॉन्ड बनता चला जाएगा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन के निकलती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि इसके एंड पे एक स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन हासिल हो जाएगा या एक्सपोज हो जाएगा। हमें मालूम है कि UAG या UGA ये तीनों जो कोड्स हैं ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनका कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, इनको स्टॉप कोडॉन्स या इनको नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं। जब ये अपीयर हो जाएंगे तो ये सिलसिला चलता चला जाएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होती चली जाएगी। जब ये होगा तो कोई ट्रांसफर आरएनए के नहीं के अटैच होगा, ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये प्रोटीन कौन सी है, ये कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये कोई फंक्शनल प्रोटीन है। जैसे हमारी बॉडी में हमारे स्किन केराटिन है, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स केराटिन प्रोटीन है, हमारे मसल्स में एक्टिन मायोसिन है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम्स सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन है, इस लिहाज से इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके इसको पैक करके इसको सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के तौर पे मुंतकिल कर दी जाएगा और ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन, जिसमें हमने देखा कौन कौन से एंजाइम्स हैं। एक चीज़ सॉरी मैं जो भूल गया, जब ये स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन आएगा तो यहाँ पे रिलीज़ फैक्टर, ये तीन किस्म के एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन फैक्टर्स, इलांगेशन फैक्टर्स और रिलीज़ फैक्टर्स। लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि रिलीज़ फैक्टर्स जो प्रोकैरियोट्स में दो हैं, रिलीज फैक्टर 1 और 2, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ERF एक ही होता है। तो ये जो रिलीज फैक्टर है, जब स्टॉप कोडॉन ओपन होगा तो यहाँ पे ट्रांसफर आने के बजाय रिलीज फैक्टर आके अटैच होगा और ये दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स को एक दूसरे से डिटैच कर देगा और प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो जाएगी। 3 स्टेप्स में प्रोसेस हुआ, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन फैक्टर्स, इलांगेशन फैक्टर्स और टर्मिनेशन फैक्टर्स। इसके अलावा क्या हमने पढ़ा एक एंजाइम, एक्टिवेटिंग एंजाइम, जिसको हमने एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। एमाइनो एसाइल क्या होता है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, एन फार्माइल मीथियोनिन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होती है। और स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात, राइबोसोम इज़ द ओनली ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स नो मैटर
prokaryotic cells or eukaryotic cells, because this is the most significant organelle. Its function is most significant. For example, its function is protein synthesis. सेल कोई भी सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, बैक्टीरियल सेल है या यूकैरियोटिक, वो बना हुआ है प्रोटीन्स का, यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं. तो प्रोटीन सिंथेसिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ सेल. सो राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेलिज विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ काइंड ऑफ सेल्स. बाकी तमाम ऑर्गेनेलिज यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, क्योंकि इनका काम बहुत सिग्निफिकेंट है. प्रोटीन सिंथेसिस is one of the most significant functions a cell performs. स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक. ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा.